topic is hydrostatic pressure. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 26 क्वेश्चन किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन ये सब बहुत आसान होते हैं, कॉम्प्लिकेट तो हम बना डालते हैं इनको। बहुत ही आसान है, आप समझने की तरफ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन की तरफ कम, क्वेश्चन को समझिए और उसके सोल्यूशन को समझिए। ऑप्शन तो बदलते रहते हैं यार। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज हियर। द हेड प्रोड्यूस्ड बाय ए लिक्विड of relative density 1.62 is equal to the pressure of 250 kilopascal. What is the head produced by the liquid? इन्होंने relative density दे रखी है और pressure दे रखा है। फार्मूला लगाएंगे हम प्रेशर वाला, रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और कैलकुलेट कर डालेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अपने पास जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और कैसे निकल के आएगा, ये रहा इसका सोल्यूशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। A cube of dimension 2 meter is floated in the water with immersed depth is 1 meter. What is the weight kilonewton of the cube? हमें क्यूब का वजन बताना है कि क्यूब का कितना वजन रहता है। पहले तो एक बात समझिए, पानी में कोई भी वस्तु डालते हैं वो उतने ही पानी को डिस्प्लेस करेगी जितना उसका खुद का वजन होएगा। इन्होंने हमें बता रखा है कि जो क्यूब है उसकी वो पानी में 1 मीटर तक डूबा हुआ है। तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है। 2 × 2 × 1 ये वॉल्यूम निकल जाएगी, क्योंकि जो पानी में पोर्शन डूबा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट वेट से, जो पानी का, जो कि इन्होंने दे रखा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इंटू 10 करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास आंसर नंबर डी 40। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है कि हाँ भाई उन्होंने पूछा क्या है और किस लहजे में पूछा है। लैंग्वेज कई बार टिपिकल कर देता है कि हमको समझ नहीं आता। अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल के इक्वल क्या होएगा? देखो 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो 1 किलो पास्कल इक्वल होएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now, what is the equivalent head of the kerosene? Specific gravity is 0.8 if the head of the water is 500 centimeter. देखिए इन्होंने दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमें बोला गया है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कभी ऑयल पूछ लेता है, कभी कैरोसिन पूछ लेता है, कभी कुछ और नाम दे देता है। हमें बेसिकली ऑयल कैरोसिन वगैरह की ग्रेविटी दे देता है और हेड दे देता है पानी का, और पूछता है हेड कितना होगा ऑयल कैरोसिन या सब कुछ जो भी कुछ है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हम वही प्रेशर का फार्मूला लगाते हैं, रो जी एच, बस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। कैरोसिन या ऑयल जो भी है उसको पानी के साथ इक्वेट कर देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका सोल्यूशन देखिए, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, पहले कैरोसिन का कैलकुलेट किया प्रेशर, फिर वाटर का किया, फिर दोनों को इक्वेट किया और यहाँ से हमने एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देखो इसके लिए हम ना एक परमानेंट वो फार्मूला बनाया गया है कि अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तभी ये एप्लीकेबल होएगा। देखो जब हमें इक्विवेलेंट हेड निकालना हो ऑयल कैरोसिन या जो भी लिक्विड है, लिक्विड 1 का, तो हमें क्या करना होगा, हेड ऑफ द लिक्विड गिवन, जो हेड हमें गिवन दे रखा है ये हेड दूसरे का होएगा, जिसका निकालना है उससे दूसरे का हेड होएगा, यानी कि पानी का जैसे कि, और नीचे आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये उसी का होएगा जिसका हमने हेड निकालना है। सो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर at any point in the liquid at rest in the same in all direction. This statement is given by Pascal law. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए पास्कल लॉ हमें बताता है कि कोई भी लिक्विड रेस्ट कंडीशन में है और उससे उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो सभी डायरेक्शन में ना इक्वल होता है, तो उसको हम पास्कल लॉ कहते हैं, उस सिचुएशन को हम पास्कल लॉ कहते हैं। ठीक है ना। सो एक तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और मैग्नीट्यूड होता है, प्रेशर में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और जो बाइनॉमियल इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती है, और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन मास से रिलेटेड है, बाइनॉमियल इक्वेशन एनर्जी से रिलेट करती है, और जो अपनी इक्विवेलेंट इक्वेशन है वो मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल से रिलेट करती है। याद रखिएगा, तीनों लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द रेक्टेंगुलर लैमिना which
इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ हाइट h। देखिए कोई रेक्टेंगुलर सब्सटेंस है, वो पानी के अंदर है, हमको सिंपली उसमें बताना है सेंटर ऑफ प्रेशर बताना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रहा फार्मूला। सेंटर ऑफ प्रेशर का ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ प्रेशर को निकालने के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला है, इसमें जो HC है ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी फ्रॉम दी वाटर सरफेस। जो पानी में डूबी हुई बॉडी है ना, उसका सेंटर, ठीक है ना। सो आई एक्सेस तो आपको पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइन स्क्वायर थीटा, ए अपना एरिया हो गया, बाकी सब आपको टर्म्स पता ही है, ठीक है ना। सो इन टर्म में हम इसको पुट करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया HC यानी कि इमर्स्ड बॉडी का सेंटर पोर्शन एरिया। तो इसको पुट करने के बाद हमको निकल के आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर जो कि निकल के आता है, हेयर इज इट, दिस इज एन सेंटर ऑफ पोर्शन, ठीक है ना, ये निकल के आता है। लेकिन अगर इसी की जगह कोई ट्रायंगल पोर्शन बॉडी होती तो क्या चेंज आता। देखिए पहले तो इसको ना डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये इतना कैलकुलेशन पेपर में पॉसिबल नहीं होती, ये आपको आपकी जॉब से दूर लेके जाती है, ऐसे क्वेश्चन पास नहीं लेके जाते। इसके लिए इनको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और आपका पेपर छिड़वा सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर आया हॉरिजॉन्टल तो उस केस में आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर 2/3 इंटू H, ठीक है। अगर ट्रायंगल हो जाता है इसकी जगह तो होता 3/4 इंटू H, 3/4 इंटू H, ठीक है। हेयर इज जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये हो गया ट्रायंगल के केस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। देखिए बहुत बिल्कुल मत होइए, पहले तो ना इंटरेस्ट लेके पढ़िए कि है क्या चीज़ यार, क्वेश्चन को ना समझिए व्हाट इज़ दिस, तो आपको मज़ा भी आएगा और आसानी से याद भी होंगी चीज़ें और भूलेंगे भी नहीं। देखो बैरोमीटर की जब बात करता है ना क्वेश्चन में पूछे, देखिए क्वेश्चन को देखिए कि पूछना क्या चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं, बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो ऑप्शन नंबर C इज एन करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये इसके बारे में कुछ बता रखा है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये नोट वाली जो बातें होती है ना, ये हमेशा याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। विस्कोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ फ्लूइड फ्लो इज मेजर्ड यूजुअली प्रेडेंटर ट्यूब और पिटोटिड स्टैटिक ट्यूब। देखिए वेलोसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो मेजर करनी हो तो पिटोटिड स्टैटिक ट्यूब इज एन बेस्ट थिंग, है ना। डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज मेजर्ड यूजिंग द वेंचुरीमीटर, ऑफिक एम्बोलोमीटर, नोजल मीटर। डिस्चार्ज इंटेंसिटी अगर मेजर करनी हो तो ये वेंचुरीमीटर हो गया, ऑफिक हो गया, एम्बोलोमीटर हो गया, नोजल मीटर हो गया, ये यूज में लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ द गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर at a point are observed as 17 mm of mercury and 750 mm of mercury represented। बात को समझ रहे हो, 17 जो ये 17 mm जो दे रखा है ये गेज प्रेशर है, ठीक है, और जो ये 750 mm दे रखा है ये होएगा अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो अपने पास निकल के आएगा ऑप्शन नंबर D 820 mm, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द राइजिंग ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज इंडिकेटेड एज 80 mm। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट दी पॉइंट। देखिए इसको ना पहले तो समझो प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर के फॉर्मूले को ना कभी भी इग्नोर मत करो। कोई भी प्रेशर वाला क्वेश्चन आता है लिक्विड वाला तो उसमें ρGH को हमेशा याद रखो, वही फार्मूला यहाँ लगेगा, जो 80 mm हमको दे रखा है वो हेड है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है अपने को, फार्मूला लगाओ ρGH, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। मर्करी की डेंसिटी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है 13.5। देखिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 13.6 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बट इसको रो बनाने के लिए हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 1000 को इन्होंने ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ से, वही है यार क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे हमको एम में दे रखा था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है हेड को, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। देखो एक तो अपने अंदर के डर को निकाल डालो यार, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 36. An open tank contains 60 cm of water covered with 30 cm of the oil of specific gravity 0.8. The pressure intensity recorded at the bottom of the tank. हमें प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है बॉटम ऑफ द टैंक। इसमें क्या क्या है, ऑयल है, कुछ पोर्शन ऑयल का है, कुछ पोर्शन वाटर का है। सो हमारा वही फार्मूला प्रेशर इंटेंसिटी निकालने का, रो जी एच, लेकिन यहाँ पे वाटर है और पानी है, 2 लेयर में है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास बॉटम में प्रेशर इंटेंसिटी निकल आएगी। सो हियर इज़ द सोल्यूशन। रो जी एच फार्मूला लगाएंगे, पहले ऑयल के लिए लगाया जिसकी डेप्थ इन्होंने 30 सेंटीमीटर दे रखी थी, और फिर पानी के लिए लगाया जिसकी डेप्थ इन्होंने 60 सेंटीमीटर दे रखी थी, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर निकल के आया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हमको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा न्यूटन में 8240.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 37. डालना भूल को क्वेश्चन नंबर 37. In gas pressure, the atmospheric pressure on the scale is marked as. देखो गैस प्रेशर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का जो प्रेशर होता है उसको हम गैस प्रेशर कहते हैं। सो गैस प्रेशर को मेजर करते समय हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 काउंट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 50 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस टेकन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन। देखिए प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है, वही अपना फार्मूला रो जी एच वाटर का रो 1 होएगा और ग्रेविटी अपनी 9.81 इंटू एच अपना 50 मीटर, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहा इसका सोल्यूशन। सो अपना आंसर निकल के आएगा 490.50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब per metric square. So next question 39 is here. The pressure of the gas is fitted on the side of a tank filled with the liquid. Reading is 50 kilopascal and 100 kilopascal at the height of 10 meter and 5 meter. What is the approximately density of liquid? देखिए उन्होंने क्या क्या रखा, कोई रेक्टेंगुलर टैंक है, उसमें हमने गैस फिट किया, एक की हाइट है 5 मीटर और दूसरी की हाइट है 10 मीटर। जो 5 मीटर की हाइट है वहाँ पे प्रेशर आ रही है रीडिंग 100 किलो पास्कल, और जिसकी हाइट 10 मीटर पे है उस वहाँ पे रीडिंग आ रही है 50 किलो पास्कल। तो हमें टैंक की हाइट बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारे पास फिगर बन के निकल के आता है वो कुछ इस तरह से है। देखिए जब हम प्रेशर पी ए निकालेंगे यानी कि ए पॉइंट पे जो कि 10 मीटर की हाइट पे, तो प्रेशर आएगा वो ड्यू टू अबव द 10 मीटर से अबव जो हाइट होएगी उसकी वजह से ये 50 किलो पास्कल का प्रेशर आएगा। सो हम प्रेशर का वही फार्मूला लगाएंगे रो जी एच, इसमें हाइट लेंगे एच माइनस 10, ठीक है। और बी के केस में हम हाइट लेंगे h-5 क्योंकि अबव द 5 मीटर्स जो भी वाटर या लिक्विड होएगा उसकी वजह से प्रेशर आएगा वो होएगा 1100 किलो पास्कल। सो हेयर इज़ द सोल्यूशन। हम दोनों में से निकालेंगे और दोनों से ना हमें इक्वेशंस बन के निकल आएंगी और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू निकल आएगी। हमें यहाँ पे h निकला है, लेकिन एक्चुअल में हमें निकालना क्या है? एक्चुअल में हमें निकालना है वो है डेंसिटी निकालनी है कि वो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो डेंसिटी के लिए हम इक्वेशन जो 1 है या 2 है किसी में भी हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने जैसे कि एक इक्वेशन में पुट की और रो की वैल्यू हेयर अपने पास निकल के आ जाती है जो कि 1000 है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो यही क्वेश्चन कुछ क्षणों में भी किया जा सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन योर कैलिबर एंड प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर क्वेश्चन नंबर 14. Estimate the distance of estimate the distance to the center of pressure below the free surface for a vertical triangle plane submerged in water as
as in given figure, with one side of the free surface vertex downward and attitude h. इन्होंने हाइट h दी है। जब पे हाइट h दे रखी हो, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, वो रेक्टेंगुलर का केस था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर ट्रायंगल का केस आ जाए तो हमें उनसे क्या करना है, 3/4 इंटू एच। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन कैसे निकलेगा, वही फार्मूला अपना सेंटर ऑफ प्रेशर का, जिसमें अपने को एच डैश जो कि सेंटर ऑफ इमर्स्ड पोर्शन होता है, और ये सब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एच बार की वैल्यू कैलकुलेट करो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया, ये इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए और वैल्यूज़ को पुट कीजिए फार्मूले में, तो आपके पास एच निकल आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये एटीट्यूड को हमें वो ना बोलता एच, तो क्या होता। तो देखिए, हमें है ना जो ट्रायंगल की साइड है उसको कुछ भी मान सकते थे हम, ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंगली हमको एच कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वहाँ से एच निकल के आता हमारे पास, वहाँ से एच जो है वो निकल के आता √3/2 इंटू ए, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते तो वो निकल के आता √3/4 इंटू ए, ठीक है। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन में डिटेल में बताऊँगा, डोंट बी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 41. The concept which defines the pressure at the creating horizontal level in static fluid is the proportion to the vertical distance to the surface of the fluid is called. देखिए, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखिए ये क्या होता है, इसको ना समझिए, जरा अच्छे से समझिए। What is the paradox? The hydrostatic force F is the same on the bottom of the all three containers. ये तीन कंटेनर तीन अलग अलग शेप में दे रखा है। इन्होंने क्या कहा है, बॉटम फोर्स जो है ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन दी सेम लगेगा बॉटम ऑफ द 3 कंटेनर इफ द बॉटम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द फ्लूइड आर द सेम, इवन द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द क्विट इज डिफरेंट। वेट चाहे अलग भी हो, वेट चाहे लिक्विड का अलग भी हो, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, और फ्लूइड भी सेम होना चाहिए, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बॉटम का सेम होना चाहिए। तो प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेम लगेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। For the same force, it is shown that the pressure at the creating horizontal level is static fluid is proportional to the vertically distance to the surface of the fluid. Now question number 42 is what is the shear stress of fluid at rest? shear stress क्या होगी जब fluid rest में, यार जीरो होगी और क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Here is a Newton fluid formula, Newton fluid law. पास्कल लॉ से दैट, पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है वो लिक्विड रेस्ट कंडीशन में है और उससे किसी भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, तो वो पास्कल लॉ की सिचुएशन होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज टेली दैट इक्वेशन। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ओ इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 44. The area of jet and velocity of jet are 0.02 meter square and 75 meter per second respectively. The total discharge through the Pelton turbine is 3 meter cube per second. What is the number of the jet required? हमें बताना है कि इसमें हमें कितने जेट की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली बात, पहले उन्होंने एरिया दे रखा है जेट का और फिर उन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, तो हम इसे एक जेट की डिस्चार्ज निकालेंगे, जैसा कि हेयर कर रखा है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक जेट का वैल्यू निकल के आई 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल डिस्चार्ज से, हमें नंबर ऑफ जेट निकल आएंगे। सो यहाँ पे निकल के आते हैं 2। सो 2 जेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45. At the base of mountain, a mercury barometer reading 700 mm, where the top at the reading, देखिए
इन्होंने कहा है कोई माउंटेन है, उसके बेस पे रीडिंग लेते हैं तो 700 mm आती है, और उसके टॉप पे रीडिंग लेते हैं तो 500 mm आती है। मर्करी बैरोमीटर यूज़ किया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ 1.23 किलो kg पर मीटर क्यूब। अज्यूम कॉन्स्टेंट, अज्यूम करनी है हमने कॉन्स्टेंट की, कॉन्स्टेंट है एयर नीचे भी और ऊपर भी, है ना। डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट निकालनी है माउंटेन की। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें डिफरेंस देखना है कि कितना है बॉटम में और टॉप पे। जो भी हमने मकरी का जूम किया था, जो 700 माइनस 500 निकल के आएगा, 200 mm का डिफरेंस हमें निकल के आता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे मकरी को और एयर को, और वही अपना प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, रो जी एच, है ना, ठीक है। एयर की इन्होंने डेंसिटी दे रखी है, ग्रेविटी पता है हमें, एच नहीं पता। एच हमें यहाँ पे माउंटेन का निकल के आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ रो जी एच मकरी के लिए, और here is the height of mountain is calculated, it's 2211.38 मीटर। सो देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन बस थोड़ी सी ना क्वेश्चन को, लैंग्वेज को घुमाया गया था, उसको अंडरस्टैंड करने की बात है। क्वेश्चन को अच्छे से ना अंडरस्टैंडिंग बनाइए क्वेश्चन के साथ, पूछना क्या चाहता है और उसने दिया क्या है, और इसमें फार्मूला कौन सा एप्लीकेबल होएगा। ये 3 चीज़ें हमेशा हर क्वेश्चन को देखते ही एनालाइज कीजिए कि पूछा क्या है, पहले नंबर पूछा क्या है, दिया क्या है, और क्या चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, वर्टेक्स की साइड से डूबा हुआ है, और ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल इन्होंने दिया हुआ है, तो इसकी जो एटीट्यूड है एच नहीं दिया हुआ है, इन्होंने कहा है एच नहीं दिया है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाइट ऑफ ट्रायंगल जो होएगी वो होएगी √3/2 × a। देखो कुछ इस तरह की फिगर है, ये एच स्टार जो है हमें कैलकुलेट करना है, ये होएगा अपना एच डैश जो है ये है सेंटर ऑफ इमर्स्ड पोर्शन, और एच स्टार जो है ये है सेंटर ऑफ प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, हियर इज इट। और लेकिन ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि निकल के आएगी √3/2 × a। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ट्रायंगल का क्या होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम फार्मूले में, और निकल के आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, जो कि आया है √3/4 × a। इस चीज़ को ना आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट याद कीजिएगा। देखो थोड़े से तो है, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ऐसी शेपिंग कि कैलकुलेट करके पहले से याद रखिए, क्योंकि ये टाइम सेव करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सोल्व करने बैठ गए तो आपका बहुत सारा टाइम ख़राब हो सकता है, आपका पेपर भी छूट सकता है, जो कि आपकी जॉब से बहुत दूर ले जाएगा। अगर आपने को जॉब चाहिए, जॉब की तरफ पढ़िए यार, जॉब को पाने के लिए देखिए क्या सही है क्या गलत, ये भी देखना पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन आने से कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, ए हॉरिजॉन्टली पाइपलाइन, कोई हॉरिजॉन्टली पाइपलाइन है, ए बी ऑफ डायमीटर डी conveys water flow from A to B. The YouTube manometer with mercury as manometer liquid can be used for measuring of। देखो मैनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, देखो YouTube मैनोमीटर है किस लिए, ए बी 2 होते हैं, 2 प्रेशर के पॉइंट दे रखें, तो डेफिनेटली प्रेशर डिफरेंस के लिए मैनोमीटर यूज़ होएगा, डिफरेंशिएट मैनोमीटर यूज़ होएगा। सो देखिए, सो ऑप्शन नंबर बी को ज़रा ध्यान से देखिए, डिफरेंस इन प्रेशर हैड बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्या ये आपको आंसर सही नहीं लगता? देखिए सिंपल सा, अगर दिमागी तौर पे सोचा जाए तभी इसका आंसर निकल जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है यार, सिंपल सी बात है। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट प्रेशर एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर at a point static fluid is equal in all direction। देखिए पास्कल लॉ, यार कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है अपने पास। पास्कल लॉ क्या कहता है कि कोई रेस्ट में फ्लूइड है और मैग्नीट्यूड सेम होएगा सभी डायरेक्शन में, उस कंडीशन को हम पास्कल लॉ कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, इन एन इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड कॉलम द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकली डायरेक्शन is equal to the weight density of liquid at that point. Which of the following is the law for stood that? देखिए जो
अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है वो क्या कहता है, इट स्टूड दैट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड लिक्विड इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या आपको लगता नहीं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ रिलेट कर रहा है, मैच कर रहा है कहीं ना कहीं? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, it stood that the rate of increasing of pressure in vertically downward direction in fluid liquid is equal to weight density of liquid। पास्कल लॉ हमें पता ही है, रेस्ट में कोई लिक्विड है और मैग्नीट्यूड सभी डायरेक्शन में सेम होता है। अच्छा, विस्कोसिटी क्या होती है? आपको पता है, दो लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी होती है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी का लॉ इसी पे बेस्ड है। इट इज़ इन एक्चुअली न्यूटन फ्लूइड लॉ। Bernoulli's law. It stood that the total mechanical energy of moving fluid comparing the gravitational potential energy of evaluation, the energy associated with the fluid pressure and the kinetic energy of fluid motion remaining constant। देखिए, ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि it states that the total mechanical energy is moving fluid comparison to gravitational potential energy of evaluation, the energy associated with the fluid pressure and the kinetic energy of fluid motion remaining constant। Bernoulli's law can be derived from the principle of the conservation of energy। देखो, Bernoulli's एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। Question number 50 is in here. To measure the static pressure in a pipe, one use a pressure gauge connecting to a piezometric tape। देखो, स्टैटिक प्रेशर की बात आए तो पीजोमीटर को हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो वेंचुरीमीटर रेट ऑफ फ्लो इन पाइप को मेज़र करने के लिए, ट्यूब वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, और मीटर फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है यार, ठीक है ना यार। टेंशन मत लेना, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई तुझको कुछ भी समझ में आया है ना